हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्ति कला के बारे में आज। ठीक, तो इसका समय है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का। तो इसमें हम बातें करते हैं जो मौर्य काल, जो अशोक के समय में जो चित्र का जो है कला हमारी कैसे पनपी थी और कैसे आगे बढ़ी थी, और किस किस तरह से हमारा क्या है कला के क्षेत्र में विकास हुआ था मौर्य काल में, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, दिया है कि मौर्य काल के साक्ष्य जहाँ एक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य राज दरबार में रहने वाले सीरियाई राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका में क्या है संकलित है, सगे में इकट्ठा है, एकत्रित है। उसके बारे में देखिए, आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कौन की था मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऑप्शन होता है। फिर होता है कब हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और उसके उत्तरार्ध में हुआ था। एक पूर्वार्ध होता है और एक उत्तरार्ध होता है। तो जैसे किसी चीज़ का जब 100 से, जैसे मान लीजिए मानक हो 100 और 100 का 50 का पहले 50 का पहले होता है तो उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और 50 के जैसे ही बाद आएंगे 100 की तरफ उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ें जान लीजिए। वह मगध साम्राज्य का स्वामी था। ठीक, पाटलिपुत्र उसकी क्या थी? राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो इसमें पटना में पड़ता है, पाटलिपुत्र वही है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में एक भव्य राजप्रसाद और उसमें एक विशाल भवन का निर्माण कराया, एक बहुत बड़ा महल बनवाया। और उस महल में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को क्या है कि चित्रित करवाने के लिए, मतलब नहीं होता है कि बनवाया उसमें रखा और उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का और आगे की तरफ बढ़ता चला गया। चमकदार पालिश के कारण राजप्रसाद धातु से बना। किससे बना? धातु। देखिए, एक चमकदार पालिश होता है। देखिए, अशोक क्या चंद्रगुप्त मौर्य काल में समझे तो एक ओप होती, पालिश होती थी। जैसे पिलरों जो अशोक का पिलर आप देखे होंगे आज तक लोहे का ही, लेकिन अभी तक क्या जंग नहीं खाया हुआ। कारण क्या है? उसमें एक लेप लगा दिया जाता था, और वो लेप क्या होता था, उसको मजबूती बनाए रखता था और हमेशा चमकीला बनाए रखता था। ठीक, तो आगे तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, जो है ये जो लेप होता था चमकदार पालिश के कारण राजप्रसाद धातु से बना और अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण देव निर्मित जान पड़ता है। क्या कि ऐसा लगता है कि इस देवताओं ने इसका निर्माण किया हो, इस तरह से प्रतीक सा होता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र क्या है, बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा, और उसके बाद चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक एक बौद्ध धर्मावलंबी की वो धर्म था। कौन से धर्म को मानने वाला था वो? अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक, तो अशोक जो थे वो क्या है, धर्मावलंबी थे। वो धर्म को मानकर ही कामों को करते थे। पहले तो क्रूर टाइप से थे, लेकिन जैसे जैसे वो धर्म को आगे मतलब साम्राज्य को बढ़ाते गए, और उनके ऊपर जो है एक प्रभाव पड़ा था। जो दक्षिण भारत में तुरंत में उनका जो है युद्ध हुआ था, उसमें जो देखे थे बहुत सारे लोग निस्वार्थ मारे गए। तभी जाकर वो क्या है युद्ध करना, लड़ना छोड़ दिए, और धीरे धीरे जो क्या हो गए, आगे चलकर है क्या हो गए, धर्मावलंबी हो गए और धर्म को ही महान समझना शुरू कर दिए थे। तो इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें उसमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि इसके काल में क्या क्या चित्रकला पनपी, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक, तो देखिए, मौर्य काल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसका क्या था, नाम बहुत ज़्यादा था। ठीक, शांति एवं सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप कला के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया। किसके लिए? कला के विकास के लिए। यहाँ देखिए, कला के विकास की बात हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, चित्रकला को पढ़ रहे हैं, तो कला की बातें की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके पौत्र अशोक। ठीक, कला को राजकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में कला का प्रोत्साहन दिया गया था या संरक्षण किया गया था। ठीक, तो आगे देखते हैं। जन साधारण के बीच प्रचलित कला संबंधी परंपरा न भी क्या है, माय काल की एक निश्चित स्वरूप का एक आकार ग्रहण करती है। इस कला की मूर्तिकला के नमूने अधिकतर प्रस्तर स्तंभों, मतलब पत्थर के स्तंभों पर की गई थी। बड़े बड़े पत्थर थे, उसको सीधा पिलर के ऐसा काट कर उसको क्या है उसके ऊपर मूर्ति को उकेरा गया था।
और परगहों पर मिलते हैं। लुम्बनी व रुमंदेही के परगहों पर घोड़ा। परगहो ये होता है जैसे जो बनाते थे पिलर, पिलर के ऊपर एक जानवर को अंकित मतलब मूर्ति बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए लुम्बनी में जहाँ इनका जन्म हुआ था, रुमंदेही, यहाँ पे एक घोड़े का प्रतीक है जो उस पिलर के ऊपर बैठा हुआ बनाया गया है। फिर कुशीनगर में बैठा शेर और रामपुरवा के स्तंभ पर एक क्या है, बैल बनाया गया। कुशीनगर में जो बना हुआ पिलर क्या है, वहाँ पे शेर बना हुआ है, और रामपुरवा जो पिलर बना हुआ है वहाँ पर बैल बना हुआ है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। परगाहों की चौकियों पर अलंकरण बने हैं। लौरिया नंदन की चौकी पर उभारदार हंस है। लौरिया नंदन की चौकी पर क्या है, उभारदार हंस का चित्र बना हुआ है। सारनाथ की चौकी पर देखिए गज, सबसे इम्पोर्टेंट है सारनाथ वाला ही है। गज है, वृषभ है, सिंह है, अश्व है, और उनके मध्य में धर्म चक्र, और वह रामपुरवा की चौकी पर पंकज वो क्या है, मुकुंद बने हुए हैं। ये पेपर में ही पिछले मतलब 2021 में पूछा था कि जो अशोक चक्र जो वहाँ पे बना हुआ है सारनाथ में, कौन कौन से जानवर थे, तो यही सब 4 जानवर थे, गज, वृष, सिंह और अश्व, यही जानवर उस पर उकेरे गए हैं। मौर्य काल की कला का सुंदरता रूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराए गए भव्य और ऊंचे स्तंभों पर है। ठीक, आगे देखते हैं। यह स्तंभ कला के उत्कृष्ट स्वरूप के आदर्श, ठीक, आदर्श, और इन स्तंभों के शीर्ष भाग में मूर्तियों का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह स्तंभ जो था एक पाषाण द्वारा निर्मित होता था। किसके द्वारा, पाषाण में पत्थरों को सीधा काट कर, मतलब एक पत्थर रहता था सिंगल, उसी को काट कर बहुत बड़ा पिलर बनाया जाता था 30-40 फीट, और उसी को क्या उसके ऊपर उकेरा जाता था चित्र को, अर्थात एकाश्म शैली। ठीक, जिसका निर्माण चुनार के पत्थर के द्वारा, किसके द्वारा, चुनार के पत्थर के द्वारा हुआ था। संभवतः चुनार में ही पत्थर को काटकर इन स्तंभों का निर्माण कराया गया। सिर्फ पत्थरों को ही काटकर अशोक के काल में, मौर्य काल में बनाया गया था। ठीक है, ये शिला स्तंभ उनको क्या है, जिनको लाट भी कहा जाता है, एक शब्द है लाट। शिला जो स्तंभ लंबा बनाया जाता था, लंबा लंबा 40-40 फीट, 50-50 फीट का, उसको हम क्या कहते, लाट कहते थे। और स्थूलाकार विशालकाय पाषाण खंड होता था ये। अशोक ने अपने समस्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े से 30 से 50 फीट तक के लंबे क्या है, स्तंभ बनवाया करते थे, और जिसकी संरचना की दृष्टि 3 भागों में क्या थे, विभक्त थे। कौन कौन पार्ट है देखते हैं। पहला है स्तंभ शीर्ष, तो सारनाथ के आधार पर 4 सिंह, पीठ से पीठ जोड़कर 4 दिशाओं में मुंह किए उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक, ये सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें जाएंगे सारनाथ में, ठीक, उत्तर प्रदेश में ही है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको दिखेंगी स्पष्ट। जिस पर सिंह, गज, अश्व, घोड़ा, वृषभ, बैल आदि मूर्तियों का निर्मित की गई है। ठीक, सारनाथ का शीर्ष न केवल शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से, वरन उसमें निहित अंतर्भाव की दृष्टि से भी क्या है, अद्वितीय है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अजूबा टाइप से हो, कि जो क्या है मूर्ति बनाया गया था उस पर, पिलर पे ही, सब एक ही खंड का बनाया जाता था पहले। ठीक, आगे देखते हैं। यह मौर्यकालीन उत्कृष्ट कला का क्या अनुपम उदाहरण है। क्या है, अनुपम मतलब बहुत अच्छा उदाहरण है। सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में क्या है, प्रदर्शित है। पूरे स्तंभ को कलात्मक दृष्टि से देखने पर सर्वाधिक कलात्मक महत्व का शीर्ष क्या होता है, स्तंभ शीर्ष का भाग माना जाता है। देखिए, ये जो देखेंगे जब अशोक में जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जैसे सारनाथ में चले गए आप, तो ऐसा पिलर वो बनाया गया है कि मतलब अभी तक वैसे ही वैसे पड़ा हुआ है, और कितना क्या है, कितना साल बस पुराना हो गया फिर भी, क्योंकि उसमें लोप जो है कि ऐसा ऐसा लगाने वाला था लेप, किसी से क्या जंग अभी तक नहीं लगा हुआ है। स्तंभ शीर्ष भाग पर उल्टे कमल पुष्प के ऊपर वर्गाकार या चतुर्भुज एक पिटिका है, और पिटिका के आकार को उनके प्रकार से क्या अलंकृत किया गया है। एक उल्टा कमल है और उसकी तरह क्या है, चारों तरफ अलंकृत किया गया है। आगे है, पिटिका पर तीसरे आयाम पर खड़ी या बैठी पशु की मूर्तियां निर्मित है। क्या है, बैठी और खड़ी पशु की क्या है, चित्र अंकित किया गया है, मतलब मूर्तियां अंकित की गई, ऐसे समझिए मूर्ति, यहाँ पे मूर्ति की बात हो रही है उसमें। शीर्ष भाग की विशेषता है कि उल्टे कमल की आकृति से लेकर
मूर्ति तक सभी एक पाषाण खंड में प्रयुक्त किए गए। एक ही पत्थर का है पूरा, पूरे के पूरा मूर्ति से लगाए पिलर तक का। शीर्ष स्तंभ वाली मूर्तियां इस काल की क्या है, मूर्तिकला की श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक, आगे देखिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। खंड या माया, यह भाग गोलाकार है जिस पर चक्र, लता, पशु व अधोमुखी कमल पुष्प दल क्या आदि से सज्जित है। ये स्तंभ का दूसरा भाग क्या है, अबेक्स है। क्या है, अबेक्स या गला भाग, गला या अबेक्स है। यह देखने में घंटाकार जान पड़ता है किंतु वास्तव में उल्टे कमल की क्या है, आकृति है। किसके आकार, आप जाएंगे कहीं मंदिरों बड़े बड़े तो घंटी नहीं दिखती, उल्टी उल्टा जैसे लगा रहता, बहुत बड़ी बड़ी घंटी बजाने वाला, तो उसी टाइप से वो कमल को बनाया गया है। ठीक, मौर्यकालीन कलाकारों ने उल्टे कमल को पृथ्वी का क्या मांगा, परिचायक माना। सिंह, गज, अश्व आदि चिन्हों के रूप में सम्राट अशोक के विविध क्या है, उदांत पक्षों को प्रतीकात्मक रूप से उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्तंभ का तना क्या है, स्तंभ का जो तना था किस तरह से बनाया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये है अशोक का पिलर किस तरह से बनाया गया है, और यह क्या है, उल्टा कमल आपको जो हम बताए हैं, ये उल्टा कमल है और इसके ऊपर क्या है, ये बैल बना हुआ है। ठीक, तो रंगपूर्वक में बैल का ही आपको मिलेगा, तो रंगपूर्वक यहाँ पे बात की गई है। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है। ठीक, देखिए आगे की तरफ, यह भाग मूलतः स्तंभ है जो नीचे से ऊपर की ओर क्या है, पतला होता चला जाता है। क्या है, पतला होता चला जाता है। एक चीज़ और देखिए, ये लौरिया नंदन का अशोक स्तंभ है और रंगपूर्वा का वृषभ बैल जो भी हमको बताए हैं किसका है, रंगपूर्वा का वृषभ बैल है। तो अशोक इतना महान था कि ऐसे ऐसे चीज़ों को उन्होंने बनाया था जो क्या है, देखने योग्य अभी भी है। स्तंभ का तीसरा भाग क्या है, ध्वज। क्या है, स्तंभ का तीसरा भाग क्या है, ध्वज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वज है, इस भाग पर अशोक के लेख अंकित किए गए हैं जिनके ऊपरी भाग के समान ही ओपदार पालिश की गई है। ठीक, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए, यह ओपदार पालिश मौर्ययुगीन कलाकृतियों की महत्वपूर्ण विशेषता है जो हजारों साल व्यतीत हो जाने के बाद भी उतनी ही चमकदार है जैसे निर्माण के समय थी। अब बताइए कैसे, अभी हम कोई चीज़ें घर बनवाते, कोई चीज़ें बनवाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या क्षति होते हुए समाप्त हो जाती है, लेकिन वो अभी तक जैसे बनाया गया था, जिस ढंग से बनाया, जिस कलर से बनाया गया था, अभी तक हमें वैसा ही प्रतीक होता है जैसे उस समय बना था। चीनी यात्री हुआंग चांग ने अशोक द्वारा स्थापित 15 स्तंभों का उल्लेख किया जिसमें 13 निम्नवत है। देखिए कौन कौन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछ लेती हैं। सारनाथ स्तंभ जिस पर 4 सिंहों का क्या है, जो सिंह जो शेर होते हैं उनका वर्णन किया गया है शीर्ष पे। सांची स्तंभ पे मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। रामपुरवा स्तंभ चंपारण बिहार में है। देखिए रामपुरवा बिहार में है, में स्थापित वृषभ क्या है, इसके शीर्ष पे कौन है, वृषभ मतलब बैल है। लौरिया नंदन में किसका है, लौरिया स्तंभ शीर्ष में, लौरिया नंदन की अगर बात करेंगे तो वहाँ मोर पाया जाता है। क्या क्या लौरिया नंदन स्तंभ सिंह से शीर्षक युक्त किया गया, उसमें नीचे मोर भी पाया जाता है, तो इसके शीर्षक पे क्या है, सिंह है। फिर आया निगली गांव या निगाली सागर में स्थापित एक है इनका। फिर इलाहाबाद स्तंभ कौशाम्बी से अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में ये लाया गया था। ठीक, 6 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, 7वां कह रहा है कि लौरिया अरज क्या है, अरराज स्तंभ चंपारण बिहार में पड़ता है। रुमनदेही लुम्बनी जो नेपाल में स्थापित है, जो क्या है, अश्व यानी घोड़े का शीर्षक है। देखिए अश्व मतलब वहाँ जब इनका जब वहाँ से निकले थे, घर त्याग दिए थे, जब आ रहे थे तो उसी समय क्या है, उसको अश्व घोड़े के समान को क्या है बनाया गया वहाँ पे प्रतीक के रूप में। फिर रुढ़िया गांव चंपारण बिहार में स्थापित है एक। फिर 10वां टोपारा दिल्ली, फिरोज शाह द्वारा अम्बाला के टोपारी गांव में फिरोज शाह कोटला में क्या स्थापित है इनका स्तंभ। फिर वसाड़ बखीरा कोल्हुआ स्तंभ शीर्ष क्या है, इसमें सिंह शीर्ष से क्या है निर्माण किया गया है। संगीता का स्तंभ इसमें गज है, क्या है, गज है, संगीता में क्या है, गज लिख रही है। मेरठ स्तंभ
1356 में सुल्तान फिरोज ने मेरठ से मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया था? मेरठ से इसको मंगवाया था। तो अभी क्या दिल्ली के पश्चिमी रीच पे है। कहाँ है? दिल्ली के पश्चिमी रीच पर स्थित है। ठीक, ये 13 आपका हो गया। अब दिया है इन 13 स्तंभों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभों का भी पता चला। 13 के अलावा और भी स्तंभ मिले हैं। जैसे बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के आयतन मंदिर की जो क्या है प्रतिकृतियां भरहुत की वेदिका पर अंकित है, उनमें एक क्या है अशोकी स्तंभ दिखाया गया है। क्या है? एक अशोकी स्तंभ दिखाया गया है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए सारनाथ का शीर्ष जो सिंह बना हुआ है चारों तरफ से, उसके बाद देखिए यहाँ पे कर रहा है। देखिए ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछता है। जैसे कह रहा है कि ये जो सिंह शीर्ष है सबसे ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, और एक इसकी क्या है पीछे की तरफ है। 4 शेर हो गए हैं। ठीक, एक पीछे भी है। और इसके बाद एक इस तरह से बनाया गया हो राउंड सा, तो इस पे क्या है ये जो मृग दौड़ते हुए हैं, फिर जानवर बनाया गया है, फिर उसके बाद बीच में चक्र को बनाया गया है। क्या है? चक्र को बनाया गया है। फिर ये उल्टा कमल को इस तरह से बना के क्या उकेरा गया। ठीक, और इसके नीचे क्या है ये तख्तनुमा बनाया गया है, इसको तख्ता बोलते थे या लास्ट का हिस्सा पेड़ी बोलते थे। ठीक है, सबसे नीचे ही रहता था। क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, सारनाथ सिंह स्तंभ का शीर्ष दिया गया है। सारनाथ सिंह का शीर्ष स्तंभ परगाहा मौर्यकालीन मूर्तिकला के दृश्य क्या है अद्वितीय है। बहुत अच्छा है जो बनाया है। देखिए नोटो वोटो पे भी आप पाएंगे इनको प्राय है। आगे देखते हैं शीर्ष के शिखर पर धर्म चक्र परिवर्तन का स्थान अर्थात सर्वोपरि बुद्ध को महत्वपूर्ण व श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था। किसको? ये बुद्ध को। ये बुद्ध धर्मावलंबी थे जो मौर्य जी थे, मतलब अशोक, ये क्या है बुद्ध धर्म से संबंधित थे ज़्यादा, इसलिए उनके बारे में करते थे। चौकी पर उत्कीर्ण 4 पहिए धर्म चक्र के लक्ष्य है। जो चौकी पर उत्कीर्ण 4 पहिया बनाया गया है वो धर्म चक्र के क्या है लक्ष्य हैं। शीर्ष पर 4 सजीव केसरी पीठ से क्या है मिलाए चारों दिशा की ओर मुंह किए हुए निर्भयता एवं गौरव का भाव लिए हुए असीन पे, मतलब असीन मतलब होता है बैठे हैं। कौन बैठे हैं? शेर। स्तंभ के विभिन्न भाग और अंग कौन कौन है देखते हैं आगे तरफ क्या क्या दिया हुआ है। बिना माठा हुए नीचे का बुनियादी पत्थर जिसके ऊपर स्तंभिष्ट खड़ी की गई है। दूसरा स्तंभ अथवा ऊंची क्या है ललाट है, ऊंची ललाट है। किस तरह से है? ऊंची ललाट उनकी बनाई गई है। पूर्ण घट जिसमें बड़ा और प्रफुल्लित पद्म कोश है। ठीक, तो इस तरह देखिए मौर्य काल में जो भी चीज़ें निर्माण की गई बहुत ही अच्छे तरीके से की गई, जिसका हमें आज भी पढ़ने पे ऐसा ही फीलिंग महसूस होता है जैसे कि हम लोग उसको देख रहे हों। तो ये सब चीज़ें देखिए ज़रूरी है जानना हमको। गोलंड चौकी जो दिक्मंडल या चक्रवाल की आकृति की है उस पर 4 महाआयज क्या है आजनीय पशु हाथी सिंह घोड़ा वृषभ और 4 छोटे चक्र क्या है अंकित है। 4 सिंह जो पीठ से पीठ सजाए क्या किस तरह से बैठे, ये पूछता है कि जो बैठने का तरीका है कैसा है। उनका बैठने का तरीका है उकड़ू। क्या बैठा है? बैठने का तरीका है उकड़ू जैसे बैठे हैं। जैसे कभी देखे होंगे कुत्ते या किसी ऐसे जानवरों को जो पैर को नीचे करे तो हाथ ऐसे ऊपर करके जिस तरह से नहीं बैठे रहते हैं कभी लोग, उकड़ू उसको बोला जाता है ऐसे बैठने वाली प्रक्रिया को। सारनाथ स्तंभ में अंकित घोड़ा हाथी सिंह और बैल क्या है कि चारों ओर पशु मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन युग में 4 दिशाओं के क्या है प्रतीक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक, सिंह शौर्य निर्भरता और स्फूर्ति का प्रतीक है। ये भी पूछता है सिंह किसका प्रतीक है बताइए, सिंह किसका प्रतीक है? तो सिंह जो है शौर्य निर्भीक क्या है निर्भीकता मतलब निडर का, और स्फूर्ति मतलब चंचलता का प्रतीक माना जाता है। गज किसका है? चातुर्य विचारशीलता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। गज मतलब हाथी जो है चातुर्य के है, विचारशीलता की और ऐश्वर्य का क्या है प्रतीक है। वृषभ मतलब बैल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। किसका? भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। अश्व किसका है? राज्य के विस्तार का प्रतीक है। मौर्यकालीन शिल्प, ठीक देखिए आगे, मौर्यकालीन शिल्प में प्राप्त स्तंभों के अतिरिक्त मूर्ति शिल्प भी क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं।
यह मूर्ति शिल्प लोक कला के अंतर्गत आती है क्योंकि गैर शासकीय शिल्पियों द्वारा इनका क्या है निर्माण हुआ है। लोक जीवन में यक्षों और यक्षिणियों की पूजा परंपरा बुद्ध के पूर्व से चली आ रही है। देखिए यक्षों और यक्षिणियों ये जो है मूर्ति होता है जो मौर्य काल से पहले शुंग काल में भी जो कुषाण काल में भी ज़्यादा मात्रा में इसको बनाया जाता था। देवी देवता इसको लोग मानते थे। अच्छे चिड़ियों की पूजा परंपरा बुद्ध से पूर्व से ही चली आ रही है। किसकी? जो अच्छे चिड़ियों की परंपराएं हैं। वैदिक काल में भी यक्ष पूजा के क्या संकेत मिलते हैं? किसके? वैदिक काल में भी यक्ष पूजा के क्या होते हैं संकेत मिलते हैं हमें। ऋग्वेद, अथर्ववेद, गोमिल, गृहसूत्र आदि ग्रंथों में यह यक्ष पूजा के क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते जाएगा। ये ऑनलाइनर ही है लेकिन बेस्ट है आपके लिए, परीक्षा के लिए सदुपयोगी है। वैदिक काल से चली आ रही इस यक्ष पूजा की प्रथा को हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों समान रूप से स्वीकार करते हैं। किसकी? यक्ष की पूजा को तीनों लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं। फिर आता है मौर्यकालीन प्रस्तर की क्या है कलाकृतियाँ की बात कर रहा हूँ। मौर्यकालीन का बोध गया में एक बलुए पत्थर का वज्रासन पाया गया। किसका? बलुए पत्थर का, जिन पर मौर्यकालीन उपदार पालिश है। क्या है? मौर्यकालीन उपदार पालिश है। फिर कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन ही उकेरा गया है, जिसके क्या है पैर के बीच ब्राह्मणी लिपि में क्या है लेख लिखी उत्कीर्ण क्या है गज क्या लिखा हुआ? गजतमे यानी सर्वश्रेष्ठ हाथी। गजतमे मतलब सर्वश्रेष्ठ हाथी की बात इसमें की गई है। उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है। देखिए उड़ीसा में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको चट्टानों पर अशोक का शिलालेख मिलेगा। और उसी चट्टानों के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का क्या है सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक, फिर है बेसनगर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कल्प वृक्ष स्तंभ शीर्ष मिला जो कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में कहाँ है? कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। ये यक्ष मूर्तियाँ मथुरा से उड़ीसा, वाराणसी से विदिशा और पाटलिपुत्र से सुपरिक तक के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। मथुरा जिले के परखम, बड़ोदरा, झिंग का क्या नगरा, पटना के विविध भागों से प्राप्त तथा ग्वालियर, भोपाल के बेसनगर से यह यक्षिणी मूर्तियाँ का क्या है विशेष उल्लेखनीय मिलता है। ठीक है, तो देखिए जिसकी हम बातें कर रहे थे यक्षिणी, ठीक, तो उसी समय इस क्या है इस चित्र आपके सामने दिख रहा है कैसे थे और क्या चीज़ इसमें फेमस था। देखिए चामरधरड़ी यक्षिणी की बातें हो रही है। चामरधरड़ी यक्षिणी को दीदारगंज पटना में पाई गई। पूछता है कि चामरधरड़ी यक्षिणी है कहाँ पाई गई है, तो कहाँ पाई गई है? दीदारगंज। ये कहाँ है? दीदारगंज आपका पटना में है, यहाँ पर पाई जाती है। अब इसका देखिए रूप किस तरह से बनाया गया है। यही आपकी क्या है यक्षी है और एक यक्षिणी होता है, तो पुरुष की और एक महिला होती है, तो यह यक्षिणी का नाम संकेत से दिया जाता है। देखिए किस तरह से बनाया गया है, इसकी डिजाइन देखिए किस तरह से क्या है मूर्तिकार इसमें बनाए हैं इस चीज़ को। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ों को अच्छे से पिक्चर के माध्यम से समझते चलिए यक्षिणी क्या होता है। तो ये पटना से प्राप्त चामरधरड़ी यक्षिणी पर मौर्य काल क्या है मौर्यकालीन शैली की चमक है। ये जो है चीज़ें जब बनती थी, मान ली कुषाण काल में बन गई, शुंग काल में बन गई, तो मौर्य काल जब आते हैं तो अपनी लेप से उसको क्या कर देते हैं ऐसी लेप लगाते हैं जो आज तक जो है अभी धूमिल नहीं हुआ है, वैसे की वैसी चमकीली पड़ी हुई है। दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त चामरधरड़ी को उपदार मूर्ति जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में कहाँ है? पटना संग्रहालय में संग्रहित है। चामरधरड़ी की उपदार प्रतिमा अशोक कालीन मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट अद्वितीय क्या है उदाहरण। अद्वितीय मतलब होता आश्चर्यजनक या अद्भुत कहे उसको। यह मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई। किससे है? चुनार लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इसकी जो लगभग मूर्ति की क्या है कितनी है 5 फीट 6 इंच इसकी क्या है लंबाई है। अन्य मूर्तियों में बात करते हैं हम यहाँ पे अन्य मूर्तियों की, तो भोपाल के निकट बेसनगर, ठीक, एमपी में ही पड़ता है। कहाँ? एमपी में ही से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है जिसका स्थानीय नाम तेलीन है। क्या है? पूछता है
कि कहाँ पर जो ऐसी मूर्तियाँ पाई गई एचड़ीकी जिसको तेलनी नाम से अंकित हुआ है। तो अब जब आप क्या देंगे, भोपाल के बेसनगर, अर्थात अगर मध्य प्रदेश देगा तो मध्य प्रदेश मारिएगा, और उससे मध्य प्रदेश के अंदर देगा भोपाल के निकट बेसनगर तो बेसनगर आप मारिएगा। तो जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में, कहाँ, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझते चलिए, जो नहीं समझ में आएगा उसको रिपीट कर लीजिएगा फिर दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ग्वालियर जनपद पद्मावती, ठीक, वर्तमान में पवाया से प्राप्त लेखयुक्त यक्ष की प्रतिमा जो अब ग्वालियर संग्रहालय में, कहाँ है, ग्वालियर, ये भी एमपी में पड़ता है। पटना से प्राप्त एक अन्य लेखयुक्त यक्ष की मूर्ति जो भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ये सब मौर्य के काल की बात है कि हम कर रहे हैं कि मौर्य काल में जो चीज़ें पाई गई थी। वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा जो अब क्या है, भारत कला भवन काशी में, कहाँ, काशी या बनारस से कहीं है, वहीं पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से प्राप्त कई अन्य क्या है, यक्ष की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी। फिर जरा गुप्तकालीन मंदिर कला, गुप्तकालीन, अभी तक हम क्या पढ़े थे, मौर्यकालीन, अब हम पढ़ेंगे गुप्त। मौर्य के बाद क्या शुरू होता है, गुप्त कला। गुप्त कला में भी बहुत सारे चीज़ों का निर्माण, गुप्त कला में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है। धार्मिक वास्तुकला के मंदिर प्रमुख उदाहरण है। मंदिर निर्माण में भारतीय वास्तुकला का क्या है, उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल के पूर्व के मंदिरों को सुरक्षित रूप में न मिलने के कारण मंदिर वास्तुकला की रूपरेखा, शैली और विकास क्रम आदि के विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। देखिए, गुप्त काल में सबसे बड़ी फेमस ये थी कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। किस मंदिरों का, हिंदू मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किस काल में होता है, गुप्त काल में होता है। ठीक, मंदिरों की बात इसमें चलेगी ज़्यादा। जैसे मंदिरों में जो भी जैसे बनाने में क्या रहता है, जगती किसको कहते हैं, गर्भगृह किसको कहते हैं, मंडप किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप गुप्त काल में पाएंगे। देखिए आगे, चतुर्थ शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल मंदिर के विभिन्न अंगों का विस्तार क्या हुआ, विकास हुआ। अब यहाँ कह रहा है कि मंदिर, जो मंदिर है इसके विभिन्न जो अंग होते हैं, जैसे मंदिर बनता है तो जगती होता है, मंडप होता है, और शीर्ष होता है, और जगती होती है, ये सारे चीज़ें पार्ट होते हैं, तब मंदिर का निर्माण होता है। देखिए, गुप्त काल के मंदिरों के प्रमुख अंग देखिए, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप, शिखर, मंदिर के क्या है, मुख्य अंग होते हैं, जो क्या है, निर्माण के बाद सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। जगती वह चबूतरा होता है जिस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ने कहते हैं, जिसमें नेव कहते हैं, नया जो जगती होता है जिस पर उसका निर्माण होता है, चबूतरा टाइप से बनता है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। पहले जगती 2-2.5 फीट का होता था, परंतु बढ़ते बढ़ते अभी 25 फीट का हो गया। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका गर्भगृह मंदिर के मुख्य क्या है, कक्ष होता था, जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती थी। देखिए, जो होता है गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ देवताओं को रखा जाता था, वही क्या होता है, गर्भगृह होता है, जहाँ मेन उसकी स्थापना उस देवी देवता की जाती थी, वही गर्भ कहा जाता था। ठीक, गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह तीनों ओर दीवारों से बंद होता था। ठीक, उसके बाद ऐसे मान इस तरह से होता था, ये बंद होता था, और यहाँ पे क्या होता था, एक ऐसे गेट लग जाता था, मतलब रास्ता रहता था, इसी तरह लोग जाते थे, और यहाँ पे मंदिर में जो देवी देवता को रखा जाता था, इस तरह से क्या चारों तरफ से होता था, बस एक तरफ से खुला होता था। एक और मुख्य प्रवेश द्वार होता था। और गुप्त काल में गर्भगृह चौकोर होते थे, भी ध्यान दीजिएगा कैसे होते थे, गुप्त काल में इस तरह से चौकोर होते थे, और एक तरफ क्या है, ये खुला रहता था इतना दूर आने जाने के लिए, बाकी यहाँ पे बीच में मूर्ति को रखा जाता था। ठीक, आगे देखिए, प्रारंभ में गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, मतलब सिंपल होता था, किंतु बाद में जैसे बदलाव हुआ और उसमें भीतरी और बाहरी किनारों पर देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाने लगी। क्या होता है कि पहले के लोग क्या ऐसे बना देते थे मंदिर, ठीक, अब क्या हो गया कि इस मंदिर के जो ये दीवार होती, पीछे का दीवार पे कलाकारी, साइड के दीवार पे कलाकारी, इस पे कलाकारी, इस पे मूर्तिकार, पीछे भी, मतलब पूरा उसको डेकोरेट कर देते थे मूर्ति चित्रों से। ठीक है, वही होती है कलाकारी।
आगे देखिए, बाहरी दीवारों को अलंकृत किया जाने लगा। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के गर्भगृह के तीनों दीवारों पर विशाल ताकों में नर नारायण, शेषाशायी विष्णु और गजेंद्र मोक्ष के सुंदर दृश्य अंकित किए गए हैं। तो गर्भगृह के जो तीनों तरफ होता था दीवार, उसको क्या है, देवताओं से सजाया जाता था। जैसे क्या है, नर नारायण जी का, शेषनाग जो विष्णु भगवान जो शेष नाग पे बैठे थे वो वाला, फिर गजेंद्र मोक्ष जी का सुंदर दृश्य अंकित किया गया है। आगे चलकर बाहर की दीवारों में अनेक मोड़ दिए जाने लगे। तो पहले सिंपल मान लीजिए बना देते थे लोग, तो धीरे धीरे क्या उसमें मोड़ देना शुरू कर दिए थे। आगे तरफ देखते हैं, अधिक मोड़ की दीवारें वाले गर्भगृह अथवा शिखर को उन मोड़ों की संख्या के आधार पर पिरथ, पंचरथ अथवा सप्तरथ इसको क्या कहा जाने, सप्तरथ, पंचरथ और पिरथ इसको कहा जाने लगा। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम। देखिए, गुप्त काल में न जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का और मूर्तियों का निर्माण इसी काल में क्या हुआ था। प्राचीन काल में मंदिर के प्रवेश द्वार का अंकन साधारण होता था। पहले कुछ ऐसा नहीं होता था, साधारण तौर पे लोग क्या करते थे, बना देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता चला गया, लोग क्या कि अलंकरण करना शुरू कर दिए। और आज क्या है, अगर आप जो है कि जाएंगे एमपी में सारे मंदिर देखेंगे आप गुप्त काल की, तो ज़्यादातर अंदर जितना मूर्ति उससे ज़्यादा उसको मंदिर के बाहर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके क्या है, साइड के चारों तरफ दीवारों पे दो पखनों में गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित रहती थी। ऐच्छन में बने गुप्तकालीन शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंखों में क्या, मकर वाहिनी गंगा और कच्छ वाहिनी यमुना। आप देखिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही आया था पिछले में। यमुना, यमुना जो है नदी किस पे विराजमान है, इनका कौन है इनका सवारी, तो ये कच्छ, यही क्वेश्चन आया था। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा इस बार कि मकर वाहिनी क्या है, गंगा, मकर वाहिनी किसकी है, गंगा की सवारी है मगरमच्छ, और कछुआ किसका सवारी है, यमुना का। ये चीज़ें एकदम नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, तो आना है इसमें ज़रूर एक आध दो पूछता है। इस बार पूछा था ना कच्छ वाला, तो हो सकता है इस बार ये पूछा था, हो सकता है इनमें भी इस बार ये पूछे। आदमकद विशाल मृण मूर्तियाँ मिली हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या है, दिल्ली में रखी गई हैं। आगे की तरफ देखते हैं, मंडप का स्थान गर्भगृह के क्या सामने होता था, और ये मंडप स्तंभ युक्त होते थे। मंडप प्राय तीनों ओर से क्या होते थे, ओपन होते ना, खुले रहते थे मंडप इस तरह से होता है। ऐसे मंदिर जब बनता है तो मंदिर के ठीक सामने जहाँ पे लोग बैठकर पूजा अर्चना पंडित कराते हैं, तो इसको मंडप बोलते थे। और थोड़ा सा ऐसे अंदर जाएंगे तो यहाँ गर्भगृह होता था, और एक खड़ा जब बाउंड्री क्या चबूतरा होती थी। ठीक, सांची के मंदिर संख्या 17 में मंडप का प्रकार बरामदा मिलता है। कई प्रकार के उसमें बरामदे मिलते हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर कोड़ों के अनुरूप शिखर क्या है, बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, प्रारंभ में शिखर छोटे होते थे, बाद में अधिक ऊंचे होते थे। शिखर क्या होता है, जैसे मंदिर जब कोई बनता है तो इस तरह से नहीं बनता है मंदिर का निर्माण, तो इसे नीचे का चबूतरा हो जाता है और इस तरह से मंदिर बना दिया जाता है मान लीजिए। तो ये शिखर जो होता था सबसे ऊपर का हिस्सा, जैसे पताका लगाया जाता था, यही क्या होता था, यही मंदिर का सबसे शिखर हिस्सा बोला। कलश, इसमें कलश लगाकर और ऊपर क्या है, प्रतीक झंडा लगा दिया जाता था, वही होता था। ठीक, मंदिर को दो शिखर होते थे, एक गर्भगृह के ऊपर अधिक ऊंचा, मंडप के ऊपर थोड़ा कम ऊंचा होता था। इस तरह से बनाया जाता था। ठीक, गर्भगृह के ऊपर वाला शिखर शीर्ष पर जाकर आमलक, देखिए शीर्ष पर आमलक, कलश और पताका युक्त बताया ना, एक आमलक होता था, फिर उसके बाद एक कलश इस तरह से बना दिया जाता था कलश, और कलश के ऊपर जो है ऐसे जो है पताका लगा दिया जाता, पता चलता था किसका मंदिर है। ठीक, हिंदू धर्म में किस देवता का मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों को दो कोटियों में रखा जाता था। कितने, दो भागों में कोटियों में रखा जाता था, एक गुहा मंदिर और एक संरचनात्मक मंदिर। क्या होता है, एक गुहा मंदिर और एक संरचनात्मक मंदिर। तो बातें हम करते हैं पहले गुहा मंदिर की। ठीक, देखिए गुहा मंदिर क्या होता था। गुहा मंदिर भारत में पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। कब से है ये जो आपका पाषाण काल से ही लोग बनाना शुरू करते थे, चित्रों को बनाते थे। लेकिन अगर अच्छे से देखा जाए तो चट्टानों को काट कर जो है लोग बनाना शुरू, जैसे मान लीजिए अजंता की गुफा हो गया,
सिगिरिया की गुफा हो गया, वहाँ जोगीमारा की गुफा हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है। गुप्त काल में अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुप्त काल में भी सबसे उत्कृष्ट अजंता में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कलाओं का कार्य किस समय हुआ था या सबसे उत्कृष्ट काल कौन था अजंता का, तो गुप्त ही काल माना जाता है। ठीक। इनके दो भागों में विभाजित किया गया था, एक हिंदू धर्म से संबंधित गुफा और एक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा। ठीक। आगे देखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं। हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफा में क्या है, विशेष प्रसिद्धि माना जाता है। हिंदू धर्म से संबंधित की अगर बात की जाए तो विदिशा से लगभग 3 किमी, ठीक, सांची से लगभग 9 किमी दूरी पर उदयगिरी की गुफा क्या है, स्थित है। यहाँ पर शैलकृत गुफा की तरह 9 कक्ष हैं, ठीक, बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग जो है रहते थे, साधु संत या जो है क्या रहते थे, बौद्ध विहार जो जो बौद्ध विहार के पुजारी रहते थे वहाँ पर आकर रहते थे। उदयगिरी की 2 गुफाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के क्या है, अभिलेख अंकित है। इन गुफाओं का निर्माण 381 से 412 के मध्य हुआ था। गुफा के भीतरी भागों में अंकित अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उनके सेनापति वीर सेन साब ने उसका निर्माण कराया था। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए शैव धर्म से संबंधित इस शैली के भीतर एक चौकोर गर्भगृह, शैव मतलब हिंदू धर्म से मान्यता होती है, जैसे शिव जी की मूर्ति हो गया, ठीक, जिसकी छत सपाट है। सामने के भाग के पत्थर के टुकड़े को क्या है, चीन कर बनाया गया एक मंडप होता था। पत्थर के टुकड़े को छाट छाट के वो बनाया जाता था। ठीक। तो आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट उदयगिरी के बारे में पूछ रहा है कि उदयगिरी के वीरसेन कृत शैल मंदिर के द्वारपालों के अंकन के अतिरिक्त कदाचित किसी प्रकार का अलंकरण नहीं था। वराह गुफा मंदिर के गर्भगृह के द्वार शाखाओं में भीतर से बाहर की ओर क्या उभरती हुई 3 पट्टियां बनाई गई हैं। वराह गुफा के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना को क्या है, घट लिए हुए उत्कीर्णन किया गया है। ये वराह गुफा मंदिर की प्रवेश द्वार पर पूछता है गंगा यमुना के क्या को घट लिए हुए उत्कीर्णन किया गया है, यह निर्माण किया गया है। तो इसमें गुप्त संभवतः 82 से ईस्वी में 401 ईस्वी में अंकित अभिलेख हैं। इसके निर्माण का समय 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्या 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब पहले का, उत्तरार्ध मतलब बाद का समय होता है। पर्सी ब्राउन नामक विद्वान के अनुसार हिंदू मूर्तियों में यह प्राचीनतम है और तथा मंदिर निर्माण की प्रेरणा शिल्पियों को इसी से क्या मिली होगी, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अलेक्जेंडर कनिंदम ने जिस गुफा का नाम अमृत गुफा दिया, वही गुफा उदयगिरी की गुफा मंदिर श्रृंखला में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। अलेक्जेंडर कनिंदम ने कहा कि जिस गुफा का नाम दिया वो अमृत गुफा है, जो सबसे बड़ी क्या उदयगिरी की गुफा मानी जाती है। यह गुफा जो है 6.75 मीटर लंबी और 5.90 मीटर चौड़ी है। इस गुफा की छत को क्या है संभालने के लिए अत्यंत अलंकृत 4 स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे पिलर इस समय कहा जाता था, पिलर पे निर्माण किया जाता था। इस गुफा के सामने 3 द्वारों वाला मंडप था। कालक्रम की दृष्टि से उदयगिरी का यह सबसे बाद का गुफा मंदिर है। कब का है, सबके बाद का गुफा का मंदिर है। और उदयगिरी गुफा मंदिरों के बौद्ध गुफाओं वाली भव्यता चारुत नहीं होती है। ठीक। संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में मिलती है और डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने आकार और शैली की दृष्टि से इन्हें क्या 3 कोटियों में विभक्त किया है। पूछता है कि जो है कौन जो है जो जैसे कि आकार और शैली की दृष्टि से 3 कोटियों में बांटता है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जी। कौन कौन 3 कोटि है बारे में देखते हैं थोड़ा। सपाट छत वाला मंदिर, इस तरह से मंदिर बना दिया जाता था। एक शिखर वाला मंदिर तो इस तरह से बना दिया जाता था और एक चैत्य और अर्धवृत्ताकार मंदिर इस तरह से बना दिया जाता था। ऐसे मंदिरों को 3 पार्टों में उन्होंने बांटे थे। गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में छोटे आकार के सपाट छत वाले मंदिर बनते थे। शुरुआती में सपाट आकार के बनते थे, बाद में धीरे से इस तरह से बना, फिर लास्ट में जाकर शिखर का निर्माण होना शुरू हो गया था।
इनमें सांची का बौद्ध मंदिर क्या है, संख्या 17, मुकुंदरा का मंदिर मध्य प्रदेश में तिगवा और विष्णु जी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो आगे हम देखिए नेक्स्ट अगले दिन हम पढ़ेंगे सांची का मंदिर। तो वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। पूरा पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए, और जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करिए। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।